मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो चुनाव 6 बार एमएलए ले लिया, सारे पद, एक सीएम का पद लिया नहीं है, बाकी सारे पद मेरे पास रह लिए। चौधरी देवीलाल का मैं होम मिनिस्टर रह चुका हूँ, जितने बड़े स्टालवर्ड्स थे उनका होम मिनिस्टर रह चुका हूँ। तो मेरी कोई लंबी चौड़ी इच्छा ही नहीं है। मेरा तो यही है, अभी जो कांग्रेस पार्टी में हूँ तो कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिले। आपको लेकर एक ये भी सवाल है, क्योंकि आपके हलके के लोग भी, हरियाणा के लोग भी जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब खुद चुनाव लड़ेंगे या आपके बेटे जो गौरव संपत है वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने अपने स्वास्थ्य का भी हवाला दिया था। ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं कि जिस पार्टी को खून से सिंचा था, चौधरी देवीलाल जी के साथ उनसे राजनीति सीख के उनके साथ काम किया था, और वही पार्टी मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही है, मुझे चुनाव में हरा रही है। 14 का चुनाव जब आप लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं लोगों से चूक हुई, वो आपके किए हुए कामों को कहीं ना कहीं उनके जस्टिस नहीं कर पाए। लेकिन उनका ये कहना है कि 2014 में तो हमसे चूक हुई, लेकिन 2019 में प्रोफेसर साहब खुद चूक कर गए कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, वो पार्टी में चले गए, फिर वो टिकट का सारा सिस्टम। फिर चौधरी देवीलाल ने 1991 के अंदर 3 जगह फार्म भरे थे। खुद देवीलाल जी का फार्म भराया था गिराए से और रोहतक पार्लियामेंट से। तो चौधरी रणजीत सिंह का भरा था रोड़ी से भरा था, और चौटाला साहब ने दड़बा से भरा था। तो उनको इस बात का बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि एक चुनाव लड़ेगा, तीनों नहीं लड़ेंगे। कहाँ तो उनकी सोच थी, एक लड़ेगा, फिर वो खुद ही लड़े थे। कहीं ना कहीं वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इनेलो को अलविदा कहा, अलग अलग समय में, अलग अलग हालात में, लेकिन जो आप दो तीन जो बड़े नेता थे, प्रोफेसर संपत सिंह, रामपाल माजरा, अशोक अरोड़ा, कि भाई इनेलो पार्टी ने इनको इतना कुछ दिया लेकिन ये भी छोड़कर चले गए, तो उसमें भी 80 पार का नारा आपके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया और बहुत सारी सीटें आएंगी ऐसा नारा दिया गया। लेकिन जहाँ इस तरह की जब माहौल बनता है तो और टिकटार्थी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपके नलवे की ही बात करूँगा, रिटायर्ड आईएएस हैं, रामजी लाल के भतीजे हैं चंद्र प्रकाश, उनका भी नाम है। नमस्कार, बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आज हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी है। और आप सभी को पता है कि चुनावी माहौल है, सभी जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के वो हलकों में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों के नेता दावा भी कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, हम अलग अलग पार्टियों की बात करें। और आपको पता है कि सरकार आती है जिनके ज़्यादा विधायक होते हैं, और विधायक बनने से पहले टिकट मिलना, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जिनको बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जिनका सपना होता है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, तो अलग अलग सीटों पर कहीं न कहीं अपने आप को वो उम्मीदवार मान करके भी चल रहे हैं। हालांकि प्रोफेसर साहब तो 6 बार विधायक रह चुके हैं और काफ़ी तजुर्बा है इनका, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। सर, अब मैं बात करूं, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है और हम पहले भी बहुत बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन 2024 के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। नड़वा से आप लास्ट टाइम विधायक रहे, बहुत सारे काम आपने उस दौरान कराए, खासकर 2009 से 2014 का अगर मैं चुनाव मानूं, आप पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल की पत्नी जसमा देवी को हराकर आप विधायक बने थे। उसमें बहुत सारे काम आपने कराए। अब फिर है मुकाबला 2024 का, आपकी क्या कुछ तैयारी है सर? पूरी तैयारी है मेरी। पहला तो ये है कि मैं तकरीबन डेली ही अपने इलाके में जाता हूँ, और दोपहर तक मेरा कार्यक्रम रहता है, सुबह से लेकर दोपहर तक, लंच तक, गाँव के अंदर का। और उसके बाद मैं घर में मिलता हूँ, कोई आ जाए चाहे घर को। ये सब लोग आते हैं तो उनसे मिलते हैं, छोटी मोटी दुख तकलीफ भी उनके दूर करते हैं। आज भी अधिकारी मेरा आदर करते हैं, चाहे वो नए नए आए हों सर्विस में, आईएएस में, आईपीएस वगैरह में। लेकिन मेरी बात क्योंकि कोई ऐसी बात होती नहीं जिसमें कि गैर कानूनी हो, इसलिए जब मैं कानूनी बात करता हूँ और नियमानुसार बात करता हूँ और उसी से आदमी को रिलीफ मिल जाता है, तो वो मेरे से बात भी करते हैं और मेरी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। पहले मैं सोचता हूँ शायद ये नया ये सब सर आया है, आज नया आया तो यहाँ डीसी लगा है, शायद तुझे जानता ही ना हो, ये नया एसपी आया है, शायद जानता ही ना हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि अब तक जिस भी अधिकारी से मैंने बात की है, चाहे यहाँ की है और चाहे चंडीगढ़ की है, हर अधिकारी मेरी इज्जत करता है। तो मेरे अनुभव के आधार पर इज्जत करता है। बहुत से लोग तो मेरे से राय भी लेते हैं अधिकारी,
नए अधिकारी है तो भी राय लेते हैं कर, लेकिन मुझे जानते नहीं फिर भी लेते हैं। और ख़ास करके पुलिस के अधिकारी हैं वो, तो क्योंकि मैं होम मिनिस्टर रहा हूँ तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको भी शेयर करने का प्रयास वो लोग करते हैं। और दोपहर बाद फिर लोग मिलने आते हैं और करते हैं। अच्छा, बीच में क्या होता है कि मैं हर 6 महीने बाद हल्के के अंदर एक प्रोग्राम बनाता हूँ, हर गांव के अंदर एक जलसा करता हूँ, मीटिंग करता हूँ। इस बार काफ़ी प्रोग्राम चल गए थे। पहले तो हल्के के अंदर दौरा किया था, फिर उसके बाद आ गया हाथ से हाथ जोड़ो, राहुल गांधी जी के बाद जो है ना हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम आ गया। तो हाथ से हाथ जोड़ो गांव, सभी गांवों के अंदर 50 गांव है, 54 पंचायतें हैं, सब के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम किया था। और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो है ना हल्का लेवल का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम रख दिया था यहाँ आज़ाद नगर में, फिर वो प्रोग्राम किया था। हल्का लेवल का इतना बड़ा जलसा अब तक कहीं भी नहीं हुआ हरियाणा में जितना बड़ा यहाँ आज़ाद नगर में नड़वा हल्के का हुआ था। और उसके बाद जो है ना 1 महीने बाद हुड्डा साहब ने रख दिया यहाँ प्रोग्राम पार्लियामेंट का, जो रखते हैं ये विपक्ष आपके समक्ष, तो उसमें फिर जो है ना लोगों से मुलाकात हुई। इस तरह से मैं, ये तो होती है इकट्ठी मुलाकात, लोगों में ज़्यादा जाना, और वो होता है व्यक्तिगत, कोई सुख है कोई दुख है, किसी का ब्याह शादी है वो है, रूटीन में जाता रहता हूँ, रूटीन में लोग आते भी रहते हैं घर को। एक सर मेरा ये सवाल है, क्योंकि बहुत सारे राजनेता जो हैं वो अपने जो बेटे हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं, उनको भी चुनाव लड़वा रहे हैं। तो आपको लेकर एक ये भी सवाल है, क्योंकि आपके हलके के लोग भी, हरियाणा के लोग भी जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब खुद चुनाव लड़ेंगे या आपके बेटे जो गौरव संपत है वो चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने अपने स्वास्थ्य का भी हवाला दिया था। नहीं देखिए, मैंने जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य मेरा बिल्कुल अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बेटे का है, चुनाव लड़ने का है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज से नहीं है, वो बहुत सालों से मेरी मदद करता आया है। और विशेष करके उसका रोल 2009 में बहुत ज़बरदस्त रहा था। 2009 में जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा था तो उस टाइम में उसने अपने आप ही झांसी में जो अबंडेंट टूरिज्म पड़ा है वहाँ खुद रह के, और 5-10 और वर्कर्स वगैरह थे उनको साथ रखता था, और नारनौल, झांसी, बाणीखेड़ा, इन 3 हलकों को वो कवर करता था। तो 3-4 दिन जब वो आया नहीं तो मैंने पूछा भी गौरव कहाँ है, तब कहने लगे उसने तो वहाँ हाँसी डेरा डाल लिया क्या है। और 3 हलकों, तीनों को, क्योंकि हाँसी बीच में पड़ता था, इतना ही बाणीखेड़ा नज़दीक पड़ता था, इतना ही नारनौल पड़ता था, इतना हाँसी था, तो तीनों हल्के आपस में जुड़े हुए थे, संभाल लिए थे। तो काफ़ी अच्छा काम किया और उन तीनों हलकों में बहुत अच्छी बढ़त रही थी। लेकिन बाणीखेड़ा की बढ़त को चौटाला साहब ने लास्ट में मार दिया था। जहाँ मैं 5-6 हज़ार से जीतना था वहाँ 5-6 हज़ार वोटों से हार गया था, क्योंकि वहाँ अपने वर्कर्स वगैरह जितने भी थे उनको सबको भिवानी बुला लिया था। अजय सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसने मेहनत की और हमारी सारी फैमिली लग जाती है। पहले मैं और मैडम 2 ही हुआ करते थे, उसके बाद ये जब जवान हो गया तो ये भी आ गया। आज इसकी उम्र करीबन जो है 44 साल की हो गई है। तो इतने सालों से काम करने मेरे साथ लग रहा है। और 2009-10 के अंदर जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के हिसाब से यूथ का चुनाव कराया था, तो ये पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट बना था, बाई इलेक्शन बना था। तो इंटरेस्ट इसका रहता है, पूरा रहता है, हर चीज़ में रहता है। और लेकिन चुनाव जहाँ तक सवाल है, अब यहाँ भी नड़वा में भी जो है ज़्यादातर वो भी जाता रहता है, मैं भी जाता रहता हूँ। वो यूथ वगैरह की मीटिंग करता रहता है और प्रोग्राम जाता है, मैं भी जाता हूँ, दोनों ही जाते रहते हैं। और उस टाइम में क्योंकि अब मैडम इतना नहीं जाते, और पहले मैडम भी बहुत गए थे। उचाना में उस टाइम 2009 में मैडम ने संभाला था। अनाज मंडी में खुद दुकान पर एक मकान लेके 10 दिन चुनाव में उचाना रहे थे। उचाना में जानकारी उनकी मेरे से ज़्यादा है। उचाना में अच्छी जीत हुई, लेकिन फिर भी उनको अफसोस ये था कि लोगों ने वोटिंग कम करी थी। तो जो चौटाला साहब ने कहा भी हार के कारण क्या है, तो आप लोग जाओ हर जगह और कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके पता करो। उस टाइम उचाना में वो खुद भी गए थे और खुद उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर करा था कि मेरे साथ इतने आप लोग प्यार प्रेम से रहते थे, बात करते थे, अच्छी जीत आपने दिलाई है, लेकिन जो उम्मीद थी वोटिंग होने की वो नहीं हो पाई। जहाँ हम अच्छा जीत रहे तो वोटिंग भी अच्छी होनी चाहिए थी, उन्होंने अच्छा किया था कर कोई। लेकिन यहाँ जहाँ तक गौरव का चुनाव है, गौरव का सवाल है, वो पार्टी आगे कोई जुम्मेवारी लगाएगी, क्या लगाए क्या नहीं है, क्योंकि आगे पार्लियामेंट के चुनाव भी होने हैं, असेंबली के चुनाव भी होने हैं।
असेंबली का जहाँ तक सवाल न लगा वो मैं ही चुनाव लड़ूंगा। और पार्टी अगर चाहेगी तो पार्लियामेंट चुनाव लड़ने के लिए गौरव तैयार है, क्योंकि अभी भी जलसा जो हुआ था हुड्डा साहब का, पार्लियामेंट के हिसाब से जलसा किया था इन्होंने विपक्ष आपके समक्ष, तो उसमें ये कई हल्कों में गया था। ये नारनौल हल्के में भी जाके आया था, उकराना हल्के में भी जा गया था, बुआनी खेड़ा हल्के में भी जा गया था, तो इसी तरह से कई और हल्कों के अंदर जो है उस जलसे की तैयारी के लिए ये गया था। तो मतलब अच्छी जानकारी इसकी भी बढ़ गई है, जो यूथ की वजह से, जो यूथ का प्रेसिडेंट रहा था, तो उस वजह से इसकी अच्छी जानकारियाँ हैं। तो वो तो पार्टी समझेगी किसको लड़ाएगी किसको नहीं लड़ाएगी। गौरव का हमने देखा, हम आदमपुर बाई इलेक्शन की बात करें तो गौरव ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी और दीपेंद्र के साथ, और सारी चीज़ें वो हम दिन रात देखते भी थे, आपसे भी चर्चा हुई थी। आपने बहुत बड़ी बात बोली, प्रोफेसर साहब ने ये तो क्लियर कर दिया है कि नलवा से आप ही चुनाव लड़ेंगे, और गौरव संपत की अगर हम बात करें तो वो लोकसभा के लिए। लेकिन सर, क्योंकि हालांकि हर कोई प्रयास करता, कोई जरूरी समझेगी तो कोई ज़्यादा हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे दीपेंद्र ने गौरव की कार्यशैली देख ली। आदमपुर में जो चुनाव था, जयप्रकाश जी चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर थी तो दीपेंद्र हुड्डा की थी। और उसमें जो है ना, सुबह से लेकर रात को 3 बजे तक प्रोग्राम चलते थे, और 3 बजे तक गौरव उनके साथ रहता था। प्रोग्राम उनके, दीपेंद्र के जितने प्रोग्राम थे वो गौरव ही बनाया करता था, क्योंकि एरिया हमारा था। ये आदमपुर के अंदर 19 गांव तो पुराने भट्टू हल्के के थे, वो उस तरह से हो गया। बाकी गांव भी मिलते जुलते थे, आना जाना रहता था उन गाँवों के अंदर, तो इसलिए आदमपुर का हमारा काफ़ी अच्छी जानकारी थी। तो इसलिए गौरव ने जो है वहाँ पूरा मेहनत करी थी। उस मेहनत के आधार पर मान लो पार्टी ये सोच ले भी हमने यूथ ही लड़ाना है, नेशनल लेवल पर फैसला हो जाए यूथ लड़ाना है, स्टेट लेवल पर फैसला कर लें, अलग अलग समीकरण बनते हैं, लड़ाना है तो गौरव उसके लिए तैयार है। ये नहीं है कि हम कोई दबाव डालेंगे या और कुछ करेंगे। इसमें प्रोफेसर साहब मेरा एक और सवाल है, आप नलवा के लिए अपने आप को बता चुके हैं, अगर लोकसभा की बजाय गौरव को अगर विधानसभा लड़ाया जाए नलवा से अलग, कई बार होता ना, कुछ आप जैसे ऐसे नेता हैं जिनका कद बड़ा है तो कई बार 2 टिकटें भी दी जाती है, अगर ऐसी संभावना बनती है तो नलवा के अलावा, यानी कि गौरव के लिए हम देखें आदमपुर या कोई ऐसा और ऑप्शन? नहीं, नलवा के अलावा जो है ना गौरव चुनाव लड़ सकता है नंबर 1 पर तो फतेहाबाद, क्योंकि ऐसा एरिया रहा है जिसके अंदर 17-18 गांव तो भट्टू हल्के के हैं और बाकी फतेहाबाद हल्के के हैं। तो फतेहाबाद हल्के से भी मैं 1998 में बाई इलेक्शन जीता था। चौबे बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, मनीराम गोदारा जी होम मिनिस्टर थे, और वहाँ सरदार हरमिंदर सिंह हमारे मित्र होते थे, पहले लोकदल में थे। वो 96 में हरियाणा विकास पार्टी में चले गए थे और उन चुनाव जीता था, और एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर थे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ कि उनका हार्ट अटैक होने से डेथ हो गई, तो वहाँ चुनाव आ गया बाई इलेक्शन 98 में। तो मेरी इच्छा तो थी हिसार से चुनाव लड़ने की, पार्लियामेंट की। उस टाइम पार्लियामेंट के भी हो रहे थे, और चौटाला साहब ने कह भी दिया था। बार बार कहने के बाद मेरी इच्छा बनी, पहले इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा भी संपत तुझे पार्लियामेंट का लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जी कभी यूँ ही बात कर रहे हो, नो की बात बता रहे हो? नहीं, मैं पार्लियामेंट चुनाव 1998 में कर रहा हूँ। 1998 में बाई इलेक्शन जो था ना, बाई इलेक्शन तो था फतेहाबाद का असेंबली का, और पार्लियामेंट के थे चुनाव, टोटल चुनाव थे। तो हाँ, मेन चुनाव थे। उसमें उन्होंने मुझे पहले कह दिया, तो मैं पार्लियामेंट की तैयारी कर रहा था। लेकिन बीच में एकदम जो है ना, उस फरवरी में चुनाव थे, दिसंबर में यहाँ मीटिंग रखी गई, उससे पहले जो है उन्होंने मन अपना बदल लिया था सुरेंद्र बरवाड़ा के लिए, और मुझे कह दिया संपत में फतेहाबाद की सीट निकाल सकता है, बाई इलेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। मैंने कहा चलो जी वो आपकी मर्जी है, मैं तो लड़ना चाहता हूँ पार्लियामेंट का। लेकिन उन्होंने भेज दिया। टोटल बेल्ट पंजाबी बेल्ट था वो, और पंजाबी कैंडिडेट की डेथ हुई थी। उनकी वाइफ को चुनाव लड़ाया। मेरे बहुत घरेलू रिलेशन थे, अच्छे रिलेशन थे हमारे। मैं जब टिकट मेरा कहा तो मैं उनके पहले घर भी गया, तो मैंने कहा ऐसा है, आप कोई महसूस ना करना, जब भी कोई आपको कहीं महसूस आए, हमारे वर्करों की तरफ से कोई दिक्कत आए, कोई हो रहा है, चुनाव प्यार से लड़ेंगे, लेकिन उसको कोई दिक्कत आए मुझे बता भी देना चाहिए। उनके बेटा भी था, उसको भी मैं कह के आया था, और उनको खुद को भी कह के आया था, और वो चुनाव जो है लड़ा था। उस टाइम भी जो है ना गौरव और मेरी वाइफ, गौरव की मम्मी, इन दोनों ने भी फतेहाबाद हल्के के अंदर काफ़ी काम किया था। मैं भी लगा रहा, अच्छे वोटों से हम लोग जीते थे, सरकार के सामने जीत के आए थे।
इसलिए वो हल्का हमारा हमारा मेन ओरिजिनल हल्का वही था। 2009 में मैं कांग्रेस में आया तो मैंने वहीं से सीट मांगी थी, फतेहाबाद से सीट मांगी थी। उस टाइम वो दुड़ा राम मैनेज कर गए थे कांग्रेस की टिकट का, तो रुड़ा साहब ने मुझे यहाँ लड़ा दिया था 2009 में यहाँ नलवा में। इसमें क्योंकि ज़्यादातर आदमपुर के ज़्यादा गांव थे, 35-36 गांव थे, इसलिए इनको कुलदीप बिश्नोई जी को और इनको ये लगा कि भाई अपनी मम्मी में खड़ा कर दिया तो संपत सिंह हार जाएगा। लेकिन वो चलो चुनाव आपको पता है अभी अच्छे वोटों से अच्छे वोटों से जीत गए थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लो असेंबली से पार्टी दूसरा कैंडिडेट देती है तो जो है ना गौरव वहाँ फतेहाबाद से लड़ सकता है। बिल्कुल। नलवा की हम फिलहाल बात करेंगे, जो राजनीतिक और भी हमने बातें की, तो अपनी गाड़ी को फिलहाल नलवा में ले आते हैं क्योंकि नलवा आपका फोकस है। तो सर, जब मैंने और भी लोगों से बातचीत की थी, मैं टटोल रहा था भाई आखिर क्या कुछ चल रहा है, कितना काम हुआ है, क्योंकि पत्रकार का काम भी है। तो जब आप लास्ट टाइम जब विधायक थे 2009 से 2014 तक, जब कांग्रेस की सरकार थी, सेकंड टर्म भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि प्रोफेसर साहब उस समय सिर्फ आप विधायक थे, लेकिन बावजूद उसके बहुत सारे काम आपने कराए। खासकर हम नड़वा जो शहरी जो इलाका है जो हिसार के साथ लगता है, बहुत सारे काम उन्होंने गिनाए, ऐसे काम हुए। लेकिन जनता जो है वो कहीं ना कहीं काम देखती है। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि 2014 में कहीं ना कहीं फिर आपको हार मिली, और 14 से लेके जो 2 टर्म बीत गए हैं, 19 में तो आपने चुनाव ही नहीं लड़ा, और ये अभी जो 2024 का आ जाएगा, यानी कि 14 में रणवीर गंगवा बने और 14 के बाद 19 में फिर ये बने, और अब आपकी कैसी तैयारी है? देखिए आपने ठीक कहा, 2009 से 14 तक मुझे सिवाय हल्के के पब्लिक के लोगों के काम के सिवाय कुछ नहीं दिखता था। मैं दिन रात लगा रहता था और उसमें हुड्डा साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब भी उनसे पैसे मांगे किसी काम के लिए या प्रोजेक्ट को मांगा, वो सारे सारे उन्होंने किए। मतलब है मेरा अपना अनुभव जो था उसके आधार पर मैं अलग अलग प्रोजेक्ट बनाता रहा और उसके लिए हुड्डा साहब उसको मंजूर करते रहे और पैसे उसके लिए देते रहे। किसी काम में कोई कभी अड़चन पैसे के मामले में नहीं आई। हालांकि मंत्री के पास ग्रांट होती है, डीक्यू कोटा होता है। जैसे ढाणियों में बिजली कनेक्शन देने थे तो और कोई साधन नहीं था देने के लिए, मेरे पास मेरे लिए तो कोई ग्रांट ही नहीं थी। उस टाइम भी हुड्डा साहब ने मैंने जितने पैसे मांगे थे उन्होंने पैसे दिए और काफ़ी ढाणियों के अंदर बिजली के कनेक्शन भी करवाए थे। और गांव का जहाँ तक विकास है, कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा था। हर गांव के अंदर 2014 का चुनाव होने के बाद पंचायतों पैसे बच गए थे, इतना पैसा गांव के अंदर दिया था। इसी तरह से ये जितने भी खाड़े नाले होते हैं इनको पक्के करवाए, माइनर इनकी रिमॉडलिंग कराई, नहरों की रिमॉडलिंग कराई। एक माइनर ये चाहते थे नलवा एरिया के लोग, बरानी एरिया था, खुश्क एरिया था, गर्मियों में पीने का पानी भी नहीं था इनके लिए। तो ये 11 गांव आते थे, उसमें 6 गांव नलवा हल्के के थे, 2 गांव बरवाड़ा के भी थे, 2-3 गांव आंसी के थे। ये सारा मिलाकर वो माइनर जो है ना बहुत सालों से इश्यू बना हुआ था कि माइनर हर आदमी वहाँ मर के जाता है। पहले ये उधर का एरिया जो था ना वो बुआनी खेड़े में होता था और बुआनी खेड़े से एरिया ये नलवा में आया था। तो इसलिए लोगों को ये आस्था जगी कि मैं चुनाव में आया ना, तो उन्होंने सुन रखा था भट्टों में जो मैंने काम किए, और ज़्यादातर मैंने माइनर नहरों का काम और बिजली का काम इस पर ज़्यादा ध्यान दिया था और गांव के विकास का दिया था। हर गांव की गली को पक्का कराना, चौपाड़ को पक्का कराना, कम्युनिटी सेंटर वगैरह गांव में बनाना और करना, ये सारे काम किए थे। जहाँ वाटर वर्क्स की जरूरत थी वहाँ वाटर वर्क्स बनवाया था, कई जगह वाटर वर्क्स नहीं थे। जहाँ अपग्रेड करने की बात थी वो अपग्रेड किए थे। तो सारा सिस्टम जितना होता था गाँव के अंदर वो पूरा किया था गाँव। बल्कि वो माइनर बनाया जिसका नाम नलवा माइनर है, उसके अंदर लिफ्ट से पानी उठाया बागड़ा का, और प्रोविज़न 2 रख दिए। जमुना वाला पुराना प्रोविज़न था वो जमुना से पानी का था, वो भी बंद नहीं किया। तो जमुना का पानी भी ले सकते हैं और भाखड़ा का पानी भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन छोड़ दिए थे। तो इससे क्या है, कई बार पानी भाखड़ा बंद हो जाती है तो कोई जमुना बाई चांस चल रहा हो तो उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये मेरा अनुभव के आधार पर था। इसी तरह पीने के लिए मैंने 2 रॉ वाटर के जो है ना प्रोजेक्ट बनाए इन्हीं 11 गाँवों के लिए। रॉ वाटर का क्या था कि जो ये अपना शिवानी माइनर जाता है, नहर जाती है, इसके साथ लगते हुए पानी रॉ पानी तो यहाँ से उठाते थे और उठा कर गाँव में जो पाइपलाइन बिछी हुई है डिस्ट्रीब्यूट वहाँ जाके इसको करते थे। तो इससे क्या हुआ कि किसी भी टाइम 24 घंटे पानी वाटर वर्क्स में रहता है।
और जगह मान लो कहीं से नहर 2 हफ्ते चली, 2 हफ्ते बंद होगी तो फिर पानी नहीं है आपको। लेकिन ये स्टोरेज का सिस्टम बने, रॉ वाटर का हरियाणा में पहला सिस्टम मैंने बनाया था और अब तक ये सरकार ने उस रॉ वाटर नहीं दी। दूसरी बात, जो शहरी इलाका है, सबसे बड़ी बात ये शहरी वाली हुई थी। क्या हुआ था कि ये शहरी काफ़ी बड़ा इलाका ऐसा है जो नलवा के खेतों के अंदर लोगों ने मोल ले लेके ज़मीनें और कॉलोनियाँ बनाई थी। यहाँ करीबन 55-56 कॉलोनियाँ बनी थी टोटल। कोई शहर का विस्तार हुआ, शहर का विस्तार हुआ। ये जो बालसुंद ब्रांच जाती है, इस ब्रांच से आगे का जितना था सारी की सारी ये कॉलोनियाँ थी, जिसको मोटे रूप में आज़ाद नगर कह देते हैं, नवनीत अपना अमरदीप कॉलोनी कह देते हैं, तो इस तरह का, और ये कैमरी रोड कह देते हैं। तो ये जितना एरिया था, इतने एरिया के अंदर ना तो पानी का सिस्टम था, ना सीवरेज का था, ना सड़कें थी, ना पूरी तरह बिजली का था। जोड़ तोड़ करके लोगों ने कर रखा था थोड़ा बहुत कर कोई। तो सबसे पहले तो मैंने इनको ये निगम में करवाया एरिया। निगम से भारत पहले पंचायत थी, नवदीप कॉलोनी जो है ना उसके नाम से पंचायत थी, नवदीप पंचायत, नवदीप कॉलोनी पंचायत है। तो सरपंच बेगमबाल नाम से बड़ा हमारा साथी था, बना हुआ था। तो पंचायत के पास पैसा कहाँ, एक एकड़ ज़मीन भी पंचायत के पास नहीं थी, वो तो कॉलोनियाँ थी। तो उसको लिया नगर निगम में, और नगर निगम में लेने के बाद जो है ना, वहाँ फिर जो है पहले सीवरेज का और पानी का पाइपलाइन लगवाए, फिर वहाँ सड़कें बिछाई, फिर वहाँ बिजली का प्रबंध किया, फिर जहाँ जगह देखिए एक जोड़ी थी वहाँ बड़ा कम्युनिटी सेंटर बना दिया, लोन छोड़ दिया। फिर इधर जो है ना डीसी रेजिडेंस के पीछे वो साकेत कॉलोनी के साथ लगता हुआ एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जो हिसार का आज नमूना है, 6 एकड़ ज़मीन में है, जिसमें पीछे उसके पार्क बना हुआ है। लोग शाम को घूमते हैं, लोग ही मेंटेन कर रहे हैं उसको, इतना बढ़िया पार्क मेंटेन कर रहे हैं। कभी आप देखेंगे आपको और जगह भी, चंडीगढ़ भी ऐसा पार्क नहीं मिलेगा, वो पार्क और जो है ना कम्युनिटी सेंटर। और इसमें किराया क्या था, 5100 रुपये रखे, ताकि गरीब आदमी आराम से अपना जो है ना उसमें गुजर बसर कर सके। और पानी पहले गंगवा वाटर वर्क से आता था। पानी का मैंने क्या किया, 34 एकड़ ज़मीन फार्म के लिए, जिसको हम पशुधन फार्म बोलते हैं, हरियाणा पशुधन फार्म, उसके 34 एकड़ ज़मीन लेकर और निगम को दे दिया। निगम ने पब्लिक हेल्थ को दे दी थी, देकर वहाँ फिर वाटर वर्क्स बनाया। अब वहाँ पानी जो है ना इस सेक्टर में तो मोटर से चढ़ता है और वहाँ अपने आप दूसरी मंजिल पर चला जाता है। हालांकि कुछ एक्सटेंडेड कॉलोनियाँ थी, उनमें उसकी ज़रूरत थी, लेकिन बाद में सरकार आने के बाद उन्होंने कुछ काम उनको नहीं किया। इसी तरह वहाँ फायर ब्रिगेड का बनाया सिस्टम कि इस एरिया में कोई न कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उससे इस शहर को भी फ़ायदा और गांव को फ़ायदा। आगे सड़क गांव की तरफ जाती है, एक मान लो अंदर से आएगी, बरवाड़ा रोड पर है, बरवाड़ा रोड पर है, बरवाड़ा रोड से कोई आएगा फायर ब्रिगेड का, उसमें शहर से गुजरना मुश्किल है उसके लिए। यहाँ बनवा दिया फायर ब्रिगेड का, हॉस्पिटल भी एक यहाँ बनवाया, डाकखाना भी यहाँ एक बनवाया, उधर हर सुविधा देने की कोशिश मैंने यहाँ। तमाम आपने प्रोफेसर साहब अपने कार्यकाल में तमाम आपने चीज़ें की, लेकिन ये कि 9 से 14 में जब 14 का युद्ध आप लड़ रहे थे, 14 के संग्राम, 14 का चुनाव जब आप लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों से चूक हुई, वो आपके किए हुए कामों को कहीं ना कहीं उनके जस्टिस नहीं कर पाए। लेकिन उनका ये कहना है कि 2014 में तो हमसे चूक हुई, लेकिन 2019 में प्रोफेसर साहब खुद चूक कर गए कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, वो पार्टी में चले गए, फिर वो टिकट का सारा सिस्टम। नहीं, उनके बात ठीक है, वो कहते हैं जो 2014 में तो उनसे चूक नहीं हुई, कि मेरे सामने भी कहते थे कि काम आप जितना कोई नहीं कर सकता, काम आपने बहुत किया है, लेकिन वोट इस बार मुश्किल है। उन्हें कहता कौन सा एवरेस्ट पर चढ़ना है, जो काम किया है तो वोट तो देना चाहिए। लेकिन लोगों में मुझे लगता है कि वो उस टाइम जो बीजेपी की हवा चल रही थी, उस हवा में बह गए लोग। हवा में बहने की वजह से जो है ना यहाँ लोकदल का कैंडिडेट जो है वो जीत गया था उस टाइम, और मैं चुनाव हार गया था। तो लोग बाद में इस बात का लोगों को पछतावा है कि हमने ऐसा आदमी खो दिया जिस आदमी ने हमारे लिए इतना काम किया, और वो खो दिया। 2019 की बात उनकी ठीक है, लेकिन मैं भांप नहीं पाया, क्योंकि 2 दिन पहले मेरी टिकट कटती है, 2 दिन पहले, और उसी टाइम बीजेपी जो अपनी टिकटों की अनाउंसमेंट करती है। तो ना तो मौका ये मिल सकता था कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ, ना वहाँ से लड़ूँ। फिर एक दिन मैं दिल्ली था उस टाइम, यहाँ आया, उसमें टाइम लग गया, सोचने का वक्त ही मुझे नहीं मिला। और फिर मैंने आज़ाद नगर में मीटिंग बुलाई। लोगों दिमाग की बातें हैं, चुनाव बीतने के बाद
लेकिन उस टाइम जब मैंने मीटिंग बुलाई ना, तो कुछ ज़्यादा लोग नहीं आए थे। मैंने ये भांप कर, क्योंकि बल्कि मेरे पुराने एरिया से ज़्यादा आगे थे, तो यहाँ आए देखा मैंने ज़्यादा नहीं है, तो कोई ख़ास सपोर्ट मुझे नज़र नहीं आई। हालांकि बाद में लोगों ने कहा कि आप तो यहाँ ज़्यादा लड़ते तो भी जीतते कर कोई, लेकिन वो बाद की बातें थी। ना वो भांप पाए उस बात को, ना मैं भांप पाया, इसमें कोई दो राय नहीं। वो गलती मेरे से हुई थी, गलती कि मैं चुनाव नहीं लड़ा। लोगों की इच्छाएं थी, लेकिन वो इच्छाएं चुनाव से पहले नहीं थी। चुनाव जब चला ना, जो हवा बदली, तब उनके दिमाग में आया, ओहो हम चुनाव लड़ाते तो ठीक रहता। तो ना तो उस टाइम कोई सपोर्ट मिली थी, और ना ही मैं अपना अंदाज़ा लगा पाया था। भैया फ़ायदा क्या है, इतना बड़ा राजनीति करी हमेशा। अच्छी बात है फिरोजा, आपने इस बात को स्वीकार भी किया, और मेरे ही इंटरव्यू में आपने ये भी बात स्वीकार की थी कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल थी कि मैंने रणवीर गंगवा को सपोर्ट किया। बहुत बड़ी भूल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने उसमें जो है ना, जबकि जीवन में मैंने कभी इतना गुस्सा नहीं खाया मैं, लेकिन मुझे दुख बहुत हुआ कि भाई तू इतना सीनियर आदमी है, और मैंने उससे पहले कोई चुनाव ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं लड़ा हो। सारे चुनाव में लड़ा, हमेशा चुनावी आदमी रहा। बाई इलेक्शन आया आदमपुर का, आया आदमपुर में भी चुनाव लड़ा, हालांकि कुछ गुंजाइश नहीं थी वहाँ, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन लड़ा कर कोई। इसी तरीके से फतेहाबाद बाई इलेक्शन आया, तो जैसे मैंने बताया वो भी लड़ा। तो चुनाव तो मैंने, जो चुनाव का जनरल चुनाव होते हैं उससे अलग भी चुनाव लड़े थे, लेकिन ये चुनाव ना लड़ना एक दिमाग में जो है ना घूम रहा था कि एक दिन पहले मैं उस टाइम कोई सोच ही नहीं सकता था। ऑफर आ रही थी, जेजेपी से आ रही थी, तो उसके लिए मैंने कहा देखें बच्चों से पूछ लेता हूँ मैं, क्यों मैं तो लड़ूंगा नहीं जेजेपी से चुनाव। तो गौरव और छोटे वाला सौरभ भी आया हुआ था उस टाइम, जो जॉब करता है चंडीगढ़ में। तो दोनों भाइयों से मैंने कहा तुम आराम से सोचो, घंटा बैठ के, अलग बैठ के। तब ये आए ना, तब इन्होंने कहा जी कि हम उनकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकते कर कोई। तो फिर ठीक है, फिर बाद में यही हो गया भाई अब नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बताऊँ एक रात बीच में थी और कुछ नहीं था, समय नहीं था जिसमें सोच के कर। तो उसी वजह से जो है ना ये एक ब्लंडर हो गई थी, गलती हो गई थी। वहीं प्रोफेसर अगर बात करें मौजूदा विधायक की, लगातार 2 बार से विधायक है, सरकार में बड़ा पद है, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, तो काफ़ी सारी पावर है, और जैसे कि बीजेपी कहती है ना, सबका साथ सबका विकास समान काम सब, तो आखिर आपको क्या लगता है कितना सारा विकास नरवा में करवा पाए? देखो मैं तो जब गांव में जाता हूँ तो बतलाते हैं आपस में कि आपके बाद में, जैसे मोटी भाषा में कहते हैं गांव के लोग, किसी गांव में कोई ईंट भी नहीं लगी है, मतलब कोई काम नहीं हुआ है। और जैसे आज ही आए थे, किसी का खाड़े का रिमॉडलिंग का मामला था, वो कहने लगे जी हम जो है ये हमारा खाड़ा जो 1978 का बना हुआ था और टूट गया, एकदम ख़त्म हो गया। तो हम कई बार डिप्टी स्पीकर साहब से मिल लिए, उन्होंने कई बार हाँ भी भरी, लेकिन नहीं हुआ काम। मुझे लगता है कि वो जो है ना, जो वोट तो लोगों के ले लिए थे उस टाइम में, जब बीजेपी ज्वाइन कर गया था, स्वाभाविक है लोग वोट दे गए थे, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में यही रही कि ये इलाका तेरा नहीं है, ये तो क्योंकि तुम संपत सिंह की वजह से अंदर खाते में, तो ये है कि संपत सिंह की वजह से जीता है तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों के काम करे जाएंगे, बाद में तेरे साथ रहे ना रहेंगे कर। अच्छा कुछ क्या है कि नॉलेज नहीं है, मतलब इतना अनुभव नहीं है काम करने का। और कुछ आदमी पेन स्टेकिंग जैसे होता है ना, वो पेन नहीं उठाता आदमी भी, चलो ठीक है, तो हर बात को वैसे टाल देना, घुमा देना। कई बार आदमी को ताकत का जो इतनी मिलती है, उम्मीद नहीं होती और उतनी ताकत मिल जाती है, तो आदमी का सर भी घूम जाता है, घमंड से घूम जाता है। और बहुत से लोग राजनीति में ऐसे भी आ गए हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, राजनीति को बिजनेस मानते हैं, जो राजनीति को राजनीति नहीं मानते, पब्लिक सेवा नहीं मानते हैं। इस वजह से सारे इलाके जो है ना, आज सारे इलाके के अंदर बड़ी बुरी हालात बने हुए हैं। ये जो आज़ाद नगर एरिया में बोल रहा था, इसकी बहुत गलियों के अंदर सीवरेज का पानी कहीं दूसरे पानी में जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, उनके सड़कें आधी तोड़ रखी है, आधी रह रही है, ना कोई पाइपलाइन बिछ रहे, पूरे हालात में है। और ये ख़ास करके जो ये गैस की पाइपलाइन शुरू करी थी रिलायंस वालों ने, उसमें उन्होंने बहुत जगह पाइपलाइनें तोड़ी भी उनका, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए ये कि उनसे उनको ठीक करवाएं, लेकिन बच के निकल गई कंपनियां सारी की सारी। प्रोफेसर आपने रणवीर गंगवा की बात की कि कहीं न कहीं उनको ऐसा अनुभव नहीं, उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने भी बात की, आप भी कानून के जानकार हैं, क्या सच्चाई आप भी बताएं
मैंने जो लोगों से बात की आपके बारे में भी और उनके बारे में, क्योंकि मौजूदा विधायक है, सिटिंग एमएलए, एक तो ये बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई अपने भतीजों को छोड़ा हुआ है, ऐसा कुछ मतलब बहुत सुनने को आता है। दूसरा कोई कैमरी का मामला बता रहे हैं, कैमरी गांव का, वहाँ पे कोई 12-15 एकड़ कोई ज़मीन थी जो लंबे समय से, जिस पे, क्योंकि आप कानून के जानकार भी हैं, उस पर कोई केस चल रहा था, तो वहाँ कॉलोनी वलोनी काटती और इस तरह की कोई चीज़ें हो रही है। नहीं, केस वगैरह का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ वहाँ एक कॉलोनी बनी है। वो गांव के जो लाल डोरे के बाद से अपना बाउंड्री आती है, गांव के फिरनी आती है, फिरनी के साथ लगती हुई ज़मीन है। अब वो कॉलोनी तो कटी हुई हम रोज़ देखते हैं और लोग इनका नाम भी लेते हैं कि इनके कॉलोनी है करके। डिस्प्यूटेड का वहाँ तक है, लोग ये तो यहाँ तो कहते हैं कि भाई कोई डिस्प्यूट था और बाद में पता नहीं कोई उसको ले दे के या कैसे दबाव बना के किस तरीके से मेन रोड तक का रास्ता जो है ले लिया। ये जो मेन रोड जो आगे मंगाड़ी जाती है, विछाड़ुआ जाती है, इस रोड पर भी उसका रास्ता बनवा लिया, वरना पहले फिरनी पर रास्ता था और दूसरा रास्ता था नहीं। तो ये तो मैं रोज़ देखता हूँ गाँव में। अब इसमें जो है ना, अब मैं जो भी कह रहा हूँ कि बहुत लोगों का दिमाग बिजनेस की तरफ चलता है और लोगों की सेवा की तरफ नहीं चलता है। वही प्रसाद, अभी हम घर में आ जाते हैं, यानी कि अपनी पार्टी में, कांग्रेस में। जैसे जब 2019 के जब चुनाव हुए तो कहने की बीजेपी का नारा था अब की बार 75 पार, तो 75 पार की लहर थी, और कहने की कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी माना कि कहीं न कहीं हम अंडर एस्टिमेट कर गए थे, डिमोरलाइज हो गए थे, जिसकी वजह से रिजल्ट वैसे नहीं मिल पाए। लेकिन इस बार फिर आप दावा कर रहे हो, सभी पार्टियां दावा कर रही हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जिस तरह की ये कहीं ना कहीं जुत्तम प्रचार चल रही है, हम हिसार में भी कहीं ना कहीं इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को मिली, जगाधरी में, कैथल करनाल, काफ़ी जगह तो मतलब कि काफ़ी सारा मतलब धक्का मुक्की हुई, लात गुस्से भी चले, तो ये चीज़ें रहेंगी और फिर ऐसी चीज़ें तो कैसे काम चलेगा। नहीं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। नारेबाजी करना एक अलग बात है। नारेबाजी तो कई बार आदमी अपना कोई लीडर को देख के नारेबाजी करता है, स्वाभाविक है। जिसके साथ लगाव है, जो लीडर पसंद है, उसके लिए नारे लगाते हैं, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन ये जिस तरह का कई जगह एग्रेशन हुए, कई जगह वायलेंस हुआ, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इससे पार्टी को नुकसान होता है। और अब उन्होंने बावरिया जी ने कहा भी है, हमारे प्रभारी ने, कि जिसने भी ये ऐसे काम किए हैं मैं उनका इतला ले रहा हूँ। उनके पर जो मेरी कमेटी मैंने भेजी हुई थी, AICC की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे हुए थे, उनसे रिपोर्ट ले रहा हूँ और उनके खिलाफ मैं कार्रवाई भी करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के लोग जो है ना, पार्टी का जो नुकसान करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अगर सरकार का अपना प्रभाव पार्टी करती है तो लोगों को मैं एक अनुशासन आता है। अनुशासन आना पार्टी के अंदर बहुत ज़रूरी है। पहले तो लोगों को ये नहीं लग रहा था, पिछली बार तो जो 75 पार का नारा लग गया तो किसी को ये कांग्रेस पार्टी में यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ज़्यादा सीटें आएगी, 12-14 सीटें आएगी, इस तरह की बातें चल रही थी। तो उस टाइम में है ना, काफ़ी कोटा सिस्टम चल गया था। इतने इस लीडर की सीट है, इतने इस लीडर की, इतने इस लीडर की, जैसे हिसार ही है। टिकटों का वितरण अच्छे से अच्छा नहीं हुआ, वरना कांग्रेस की सरकार 100% बनती, हिसार से बन जाती। 4-5 सीटें तो अकेले हिसार की खराब कर दी, 3 फतेहाबाद की खराब हो गई सीटें। तो इससे होने से क्या हुआ कि 7 तो यहीं 2 जिलों में होगी, बाकी और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो है, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, इधर भिवानी में और जगह भी कई जगह काफ़ी ख़राब सीटें हुई है। GT रोड पर भी काफ़ी ख़राब हुई। तो इस वजह से जो है ना बीजेपी बन गई, अदरवाइज तो बीजेपी का बनना ही नहीं था। 40 MLA नहीं आने थे इनके, और बाकायदा जो है कांग्रेस सरकार बनाती। लेकिन वो जिस तरीके के पार्टी के अंदर कुछ लीडरशिप ने ऐसा किया तो उससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। आज हर एक के दिमाग में ये हो रही है अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, अब फिर लड़ाई शुरू हो गई है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग जो है ना आपस में मिलजुल के रहें, बड़े छोटे की इज्जत करें और मिल के रहते हैं तो पार्टी को फ़ायदा होगा। और जिसका जितना सम्मान होना चाहिए उसका उतना सम्मान किया जाए। तो आगे अगर ठीक रखेंगे, जैसे चलो मुद्दा तो वहाँ भी मुका है, राजस्थान में भी मुका है मुद्दा, हिमाचल के प्रदेश के अंदर मुकाया गया, कर्नाटक में भी पार्टी ने मुकाया था, चुनाव से पहले सारा डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया था। तो मुझे तो उम्मीद है कि उससे पहले पार्टी पूरा डिसिप्लिन ले आएगी और जिस लीडर का जितना प्रभाव है उसका कांग्रेस पार्टी को अब तक जो है पता भी लग गया, तो उसी तरह से उसको उतनी महत्व दिया जाएगा। और दूसरे जो सीनियर लोग हैं महत्व उनको भी दिया जाएगा, लेकिन ये ना हो कि विनिंग कैंडिडेट को टाला जाए। एक
मान लो कोई कहता है मेरा ये ग्रुप है, मेरा वो ग्रुप है, तो उसका आदमी अगर मान लो ठीक है जो सुझाव देता है और वो चुनाव जीत सकता है तो उसको चुनाव लड़ाना चाहिए। आपकी मैं इसी बात को कंटिन्यू करता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं आपने जैसा कहा कि सबके मन में है कि इस बार सरकार बन रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं और आपने जैसा बयान दिया। वहीं कहीं न कहीं जैसे आपका नारा यहाँ हिसार में भी रैली हुई विपक्ष आपके समक्ष आपकी कांग्रेस की, तो उसमें भी 80 पार का नारा आपके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया और बहुत सारी सीटें आएंगी ऐसा नारा दिया गया। लेकिन जहाँ इस तरह की जब माहौल बनता है तो वहाँ टिकटार्थी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपके नलवे की ही बात करूँगा। रिटायर्ड आईएएस हैं, रामजी लाल के भतीजे हैं, चंद्र प्रकाश, उनका भी नाम है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और उनका परिवार की भी सेवाएं कांग्रेस को बहुत रही है, लेकिन विशेष करके चौधरी भजन लाल की वजह से रही थी उनकी। तो इसमें कोई दो राय नहीं, सर्विस में रहे हैं, अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी है, कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल है, वो तो अभी पार्टी ने देखना है कि कौन यहाँ जिताऊ कैंडिडेट है, कौन यहाँ विनिंग कैंडिडेट है, उसको दिया जाएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ तो 100% जो है ना, पिछली बार पार्टी ने जो गलती करी थी वो गलती इस बार नहीं करेगी और हो सकता है जो उनको चंद्र प्रकाश जी है उनको किसी और हल्का में भी एडजस्ट कर दिया जाए या किसी और पद के लिए उनको कर दिया जाए, दे दिया जाए। बाद में भी चुनाव के बाद भी बहुत पद होते हैं जहाँ उनके अनुभव का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे सवाल है, यहाँ की जीतना जो है ना, वो मेरे बिना नहीं लगता कि यहाँ कोई चुनाव दूसरा आदमी जीत सकता है। इससे पार्टी का अहित होता है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो चुनाव 6 बार एमएलए ले लिया, सारे पद, एक सीएम का पद लिया नहीं है, बाकी सारे पद मेरे पास रह लिए। चौधरी देवीलाल का मैं होम मिनिस्टर रह चुका हूँ, जितने बड़े स्टालवर्ड्स थे उनका होम मिनिस्टर रह चुका हूँ। तो मेरी कोई लंबी चौड़ी इच्छा ही नहीं है। मेरा तो यही है, अभी जो कांग्रेस पार्टी में हूँ तो कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिले और मेरी वजह से एक सीट भी अगर कांग्रेस पार्टी को आती है, 2 सीट आती है, तो उसका कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिले। जब जैसे 2009 में मैं जब लोकदल छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आया था तो कई सीटों पर मेरी वजह से प्रभाव पड़ा था। 2 सीटों में तो डायरेक्ट हो गया। उस टाइम नलवा से कोई और चुनाव लड़ता तो नलवा नहीं जीत सकता था, क्योंकि जो भजनलाल की वाइफ चुनाव लड़ रही थी। उस टाइम फतेहाबाद में भी जो है ना, मैंने हालात के हिसाब से, क्योंकि मुझे जो है ना टाड़के और दुर्ड़ाराम जैसे कांग्रेस सीट ले आए थे, तो मैंने उसमें जो है ना सपोर्ट की थी प्रहलाद सिंह की, इंडिपेंडेंट की, और वो इंडिपेंडेंट जीत के आए भी थे। तो 2 सीटें तो ये डायरेक्ट ही है। और जितने भी हिसार जिले की फतेहाबाद की सीटें हैं, इन पर हर एक पर मेरा कहीं 2000 वोट का, कहीं 5000 वोट का, कहीं 4000 वोट का हर हल्के में था। और हरियाणा ही कर लोगे तो ज़्यादा नहीं तो 500-400, 500-400 तो हर इलाके के अंदर मुझे भाई नेम जानते हैं अच्छी तरह से। सारे लोग जाना आना रहता था मेरे पास भी, मिनिस्ट्री के टाइम भी, बाद में भी, अब भी लोग आते रहते हैं, बाहर से भी आते रहते हैं। तो इसलिए एक अच्छा, और बहुत लोग उस टाइम जो लोकदल छोड़े कांग्रेस को ज्वाइन किया था, तो वरना 40 सीट कांग्रेस की नहीं आती। वो हालात ऐसे थे कि कांग्रेस सीट की नहीं आती, लोकदल की आती। लोकदल वाले तो कहते हैं कि संपत सिंह हमें ना छोड़ता तो हमारी सरकार बनती। मैंने कहा संपत सिंह ने खुद थोड़ी छोड़ी थी। मैं आदमी जो जिस पार्टी में 30-35 साल तक काम कर चुका हो, वो अपना घर छोड़ना चाहता है कोई? मैंने जब छोड़ा है तो मुझे बहुत दुख हुआ था जब छोड़ना पड़ा था, कि कितना ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं कि जिस पार्टी को खून से सिंचा था, चौधरी देवीलाल जी के साथ उनसे राजनीति सीख के उनके साथ काम किया था, और वही पार्टी मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही है, मुझे चुनाव में हरा रही है। वरना उस टाइम में नैन साहब ये देखें आप कि हरियाणा प्रदेश में 9 सीटों पर तो कांग्रेस जीती थी पार्लियामेंट के अंदर, और 9 सीटों में कांग्रेस 1-1 लाख वोटों से हार रही थी ना, सॉरी ये लोकदल 1-1 लाख से हार रहा था और कांग्रेस पार्टी जीत रही थी 9 की 9 सीटें। एक ये सीट ऐसी थी 10वीं, जहाँ कांग्रेस तो आई तीसरे नंबर पर। मुकाबला मेरे बीच में और चौधरी भजनलाल के बीच में रहा था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि लोकदल पार्टी अकेली नहीं थी, पार्टी के वोट से इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें संपत सिंह के वोट भी थे। पार्टी के और संपत सिंह के मिला के संपत सिंह यहाँ जीत रहा था। तो अब अंदाज़ा लगा लो, जब मैं एक सारा हरियाणा मेरी अलग से सीट आ रही थी, तो इसका मतलब मेरा कुछ था, अपना प्रभाव था। इसी वजह से जैसे अब पिछले बार भी चुनाव में मुझे टाल दिया गया और कुलदीप बिश्नोई ने जो है ना किसी और को टिकट दिला दी, अपने पीए को दिला दी। तो अब ये सोचिए कि अगर मुझे टिकट मिलती या और साथी थे उनको टिकटें मिल जाती, तो यहाँ से सीटें आ जाती और उधर से फतेहाबाद से आ जाती और भी जहाँ थी, तो 100% कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी थी, बीजेपी की नहीं बननी थी। तो ये जो इस तरह गलतियाँ हो जाती है ना,
उससे पार्टी को और ख़ास करके ज़्यादा लोगों को बहुत बुरा असर पड़ता है। अब इस सरकार ने जो है बीजेपी ने लोगों को इतना तंग कर रखा है कि एक आदमी घर के अंदर कागज़ इकट्ठा करने वाला है। अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि मैंने तो ऐसे बना दिए हैं, ये पोर्टल वगैरह बना दिए हैं और घर बैठे काम हो जाता है। आज उनका बयान आ रहा है कि जो परिवार पहचान पत्र है उन 2 लाख को ठीक कर दिया गया है। इसका मतलब 2 लाख गलत बनाया आपने और उनको ठीक कर दिया गया है। लोगों को कितना चक्कर काटने पड़े हैं, 5-5, 6-6 महीनों से लोग चक्कर काट रहे थे। एक 5 साल के बच्चे की 2 लाख आमदनी दिखा रहे हैं कि उन्होंने लिखा दी होगी, वो क्यों लिखाएंगे? परिवार को बांट दिया। एक आदमी, एक फैमिली में से 5 आदमी हैं, 3 यहाँ दिखा दिए और 2 कैथल में दिखा दिए। तो कंप्यूटर में जो भी ऑपरेट कर रहा था उसने करे गलती, न कि लिखाने वाले ने गलती करी है। इस तरह लोग इतने परेशान हो रहे, अभी तक नहीं ठीक हो रहे। ये तो अब तो 2 लाख के तो हाँ भर लिए इन्होंने और अब ठीक, हाँ यहाँ इन गाँव में आए थे, कई गाँव में, हर जनसंवाद में। तो वो वैसे तो जनसंवाद नहीं था, एक तानाशाही दिखाने के लिए आए थे कि मुझे कमज़ोर मत समझना, खैर कोई मैं ये भी कर सकता हूँ। कोई आदमी अपना रखता था, जो बात उनको पसंद नहीं आती थी बोले इसको उठा के बाहर फेंक दो। ये भाषा मुख्यमंत्री की अच्छी नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उनका एक बहुत बड़ा स्टेटस होता है। और इसी तरह महिलाओं के साथ ही बर्ताव जिस तरह किया, तुझे चांद पर भेज देंगे, बाद में कह दिया मजाक कर दिया, ऐसा मजाक भी तो शोभा नहीं देता। मजाक वही करो जो समाज के अंदर चलता है। ऐसे मजाक उनको नहीं करने चाहिए थे। वहाँ भी इन्होंने 20-20, 30-30 बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई है। क्या सीएम हर गाँव में जाएगा? इसका मतलब पेंशन लोगों की कट गई। सीएम जाएगा नहीं, पेंशन बढ़ेगी नहीं। तो मतलब इस तरह के लोगों को परेशान इतना कर रखा है, इतना ज़बरदस्त कर रखा है। इसलिए लोग ये कांग्रेस की तरफ देखते हैं कि कांग्रेस के टाइम में जैसे हुड्डा साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे थे, 10 साल के कार्यकाल में जो है उन्होंने एक राजनीतिक मीनिंग बदल लिया था। एक तो ये बदले की भावना बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। किसी के खिलाफ उनकी कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई किसी के खिलाफ कोई बदले की भावना नहीं थी। लोगों ने जिस तरह से काम किए हैं लोगों के, तो वो ज़बरदस्त, मतलब हर बरादरी के लिए, हर कुछ के लिए काम किया था। विकास का भी बड़ा चला था, अर्थव्यवस्था भी बड़ी ठीक हुई थी, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी। तो किसी आदमी को कोई तकलीफ़ नहीं थी, किसी वर्ग को कोई तकलीफ़ नहीं थी उनसे। तो एक किस्म के मतलब आप कह सकते हो कि उनके प्रति किसी को कोई वो नहीं था, विरोध नहीं था। सर, एक सवाल मेरा आपके पुराने राजनीतिक दल को लेकर है, और अमूमन ये बातें भी होती हैं कि कहीं न कहीं वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इनेलो को अलविदा कहा, अलग अलग समय में, अलग अलग हालात में। लेकिन जो आप 2-3 जो बड़े नेता थे, प्रोफेसर संपत सिंह, रामपाल माजरा, अशोक अरोड़ा, कि भाई इनेलो पार्टी ने इनको इतना कुछ दिया लेकिन ये भी छोड़कर चले गए। मैंने बता दिया ना, जैसे मेरे हालात तो मैंने बता दिए थे कि मैं उसकी वजह छोड़ेगा, तो मेरी खुद की खिलाफत करी। और रामपाल माजरा जी की भी जो है ना 2014 में खिलाफत की गई थी। जैसे उनके इंटरव्यू में भी आया है, लेकिन इंटरव्यू के बिना भी मुझे तो पता था उनका। और इसी तरह से अशोक अरोड़ा इतने सालों से पार्टी का उसके नाम से चला रहे थे। हालांकि वो बेचारा था नाम मात्र का, सारे के सारे लिस्ट ये बनाते थे, उसके साइन करवाते थे, लेकिन फिर भी एक भला आदमी है, सभ्य आदमी है। ये दोनों ही जो है ना, दोनों ही वाकई में राजनीति के लायक थे, जनता की सेवा के लायक थे, रामपाल माजरा भी और अशोक अरोड़ा भी। तो लेकिन इनको हालात उन्होंने ऐसे बना दिए उनको, जिस तरह आपस में लड़ना, विशेष करके जो चौटाला साहब ने जिस तरह से अपने परिवार को प्रमोट किया ना, उससे उनको भी नुकसान हुआ और उनके जो साथी थे उनको भी नुकसान हुआ। खैर दोनों को नुकसान हुआ। आज वो भी रियलाइज़ कर रहे होंगे कि ये नहीं करना चाहिए था। जैसे जेल में थे तो उस टाइम बैठे हुए वहाँ अपने एक पोते को बना दिया पार्लियामेंट का में चुनाव में, और एक बेटे की बहू को बना दिया एमएलए का, दूसरे बेटे को बना दिया एमएलए का। तो इस तरह ये जो बातें चली ना, तो इससे क्या हुआ कि चौधरी देवलाल ने 1991 के अंदर 3 जगह फार्म भरे थे। खुद देवलाल जी का फार्म भराया था गिराए से और रोहतक पार्लियामेंट से। तो रणजीत सिंह आप भरा था रोडी से भरा था, चौटाला साहब ने दड़बा से भरा था। तो उनको इस बात का बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि एक चुनाव लड़ेगा, तीनों नहीं लड़ेंगे। कहाँ तो उनकी सोच थी, एक लड़ेगा, फिर वो खुद ही लड़े थे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब ये घर के अंदर जिस तरह फैलाव करने लगे ना, तो चलो हमारा नुकसान तो हो गया, ठीक है, लेकिन अपना नुकसान भी कर बैठे। आज हमें उनके साथ हमदर्दी है, चाहे हम वो लोकदल हमने छोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी चौटाला साहब के साथ हमारी हमदर्दी है। आज वो बुज़ुर्ग हैं, जिस एज में चल रहे हैं,
इतने साल हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। आज कोई हमें गिला शिकवा इस बात की इसलिए नहीं है कि वो टाइम गुजर गया। जब हमारे साथ हुई थी तब तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई थी, लेकिन आज हम सब सारी तकलीफ़ें निकाल चुके हैं, क्यों हम अपनी अपनी जगह सारे वेल सेटल्ड हैं। ये कोई ज़रूर नहीं है कि राजनीति के अंदर चुनाव ही जितना वेल सेटल्ड होता है, कि समाज में एक नाम है, हर लोग इज्जत से हमारा नाम लेते हैं, वो सारी चीज़ करते हैं। लेकिन चौटाला साहब को जिस तरीके से परिवार का जो टूटन था, वो कहीं न कहीं तो अंदर से उनको तकलीफ़ दे ही रहा है, चाहे ऊपर से कुछ कहते रहें। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके औलाद या उसके बच्चे जो है ना इस तरह से खिंड-मिंड हो जाए सारा, और पार्टी का बिल्कुल नुकसान कर दें। उस पार्टी को वहाँ तक लाने में भी चौटाला साहब का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छे ऑर्गेनाइज़र थे, अच्छे स्पीकर थे, सारी बातें से मेहनती थे। मतलब हैंडीकैप होते हुए रात को तारीख बदल के सोते थे, इतनी मेहनत करते थे। तो इतनी मेहनत करने वाले आदमी को, जिसने सिंचाई पूरी पार्टी की थी, उस आदमी को इतनी आज वो तकलीफ़ में जिस तरीके से है पॉलिटिकली, तो देखो महसूस तो उनको हो रहा है, ज़रूर हो रहा है। लेकिन हम तो इस वजह से हमारा नहीं हो पाई थी कि हमें जो है ना एक किस्म का परिवार के मोह में जो है ना हमारा नुकसान हो गया था। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर संपत सिंह जी, जो बड़ी बेबाकी से दिल खोल कर बातचीत करते हैं, और ख़ासकर जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है जो चुनाव को लेके कार्यक्रम है कि कौन बनेगा विधायक, तो प्रोफेसर साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि नलवा से मैं ही चुनाव लड़ूंगा, और अगर पार्टी को उचित लगा, अगर पार्टी ने ठीक समझा, तो इनके जो बेटे हैं गौरव संपत, वो हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही कि फतेहाबाद भी अगर पार्टी हमारी जिम्मेदारी लगाती है, तो जो मेरा बेटा है गौरव संपत, वो फतेहाबाद से भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें इनके साथ की। और आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल है, चुनावी माहौल है, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में उतरेंगे, और मैदान में उतरने से पहले टिकटों को लेकर जो घमासान है वो भी चलेगा, और सभी नेताओं ने अपने अपने हलकों में जाना शुरू कर दिया है। उसी के लिए जो है हमने ये खास कार्यक्रम जो बनाया है, इसमें जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो अपने आप को उम्मीदवार मानकर चल रहे हैं या फिर यूँ मानकर चल रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगी या टिकट मिलनी चाहिए, उन तमाम लोगों से आपकी हम मुलाकात इसके इंटरव्यू के माध्यम से कराते रहेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, नलवा की क्या कुछ परिस्थितियाँ रहने वाली हैं? और अगर हरियाणा की बात करें तो 2024 में हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, ये राय आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास रहना।